बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 के लास्ट आर्टिकल्स में दाखिल हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम जो वेक्टर्स के बाद वाला पोर्शन है। इससे पीछे हम वेक्टर के पोर्शन में रेलिवेंट एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स को साथ साथ करते आए हैं। तो आज हम इक्विलिब्रियम, उसकी बेसिक टाइप्स और इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, इस कैटेगरी को डिस्कस करने लगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पर इक्विलिब्रियम का वर्ड हमने लिखा है और इसका लिटरेरी मीनिंग उर्दू में वो होता है तवाज़न। हम अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो कुदरत की बेशुमार चीज़ों में, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि हर चीज़ में एक तवाज़न नज़र आता है। और अगर हम गौर करें, जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं या जिस पर हम अपने मामलाते ज़िंदगी कर रहे हैं, ये ज़मीन स्पिन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हम गिरते नहीं हैं, हमें कोई चक्कर नहीं आते, ठीक है। और ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है, इसमें भी आप चीज़ों की मोशन देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म का कोई बिगाड़ आपको नज़र नहीं आता। तो दरअसल इक्विलिब्रियम है क्या? क्या इक्विलिब्रियम से मुराद किसी चीज़ का अपनी जगह पे सिर्फ रुका हुआ होना है? तो जवाब है नहीं। देखें, हम इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मिसाल से देखते हैं कि एक कार एक स्ट्रेट रोड पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हो, उसमें किसी डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए, रास्ते में कोई रुकावट ना आए, तो आप देखेंगे कि उस चलती कार में जिसकी रफ्तार कम या ज़्यादा नहीं हो रही, आप उसमें बैठ के चाय भी पी सकते हैं। आप बिल्कुल अपनी ऐसी हालत में हैं कि जिस हालत में कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आपको फील नहीं हो रही। लेकिन उसी चलती कार को एक अचानक से ब्रेक लगानी पड़ जाती है, तो आप देखेंगे कि अंदर बैठी हुई हर चीज़ जो है वो आगे को गिरेगी। लगा जैसे हमारा तवाज़न खो गया, हमारी इक्विलिब्रियम रुक गई, ख़राब हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो ये एक मोशन की केस था जिसमें हमने इक्विलिब्रियम की बात की। तो इसी तरह अगर एक चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई है और उसको कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं पड़ती, तो वो अपनी उस हालत में ही है, उसको बरकरार किए हुए है। उस हालत में भी आप कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब आप ज़रा देखें कि जब एक पैसेंजर्स ट्रेन स्टार्ट करती है अपनी मोशन को, तो वो पहले रुकी हुई थी, तो उसके अंदर जितने लोग थे वो सारे उस ट्रेन के अंदर एक ऐसी पोजीशन में हैं, एक ऐसी हालत में हैं कि उनके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। जब ट्रेन एकदम से चलती है तो लगता है जैसे सबको एक झटका सा फील हुआ हो, और फिर ट्रेन की रफ्तार कम से ज़्यादा होती 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 मैक्सिमम हो जाती है। जिस दौरान उसकी रफ्तार चेंज हो रही थी, आपको फील होगा कि जैसे हमारा तवाज़न थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड गेन कर लेगी, तो आपके लिए सब कुछ नॉर्मल सा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस तरह से देखें कि एक फ़ैन, सीलिंग फ़ैन जो मुसलसल एक स्पीड से चल रहा है, आपको लगेगा जैसे इस फ़ैन का सिस्टम ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी ज़मीन भी तो स्पिन कर रही है। लेकिन आप अगर उसको अपने हाथ पे कोई ग्लव्स वगैरह चढ़ा के एकदम से रोकना चाहें, तो एक ज़ोरदार झटका फील होगा इस पूरे सिस्टम को। तो आपको लगेगा जैसे सिस्टम का तवाज़न खो गया, जैसे अचानक से कुछ चेंज आ गया। और उस चेंज के आने से सबसे पहले जो डिस्टर्बेंस आती है वो इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होना है, ठीक है। यानी आप ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम उसकी शिफ्ट हो जाती है, यानी इक्विलिब्रियम से सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम में चला जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होगा कि वो नॉन इक्विलिब्रियम से शिफ्ट होके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे जब आप स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन की एंगुलर स्पीड कम से ज़्यादा हो रही है, और होती 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 एक सफिशेंट कांस्टेंट वैल्यू गेन कर लेती है। लेकिन जिस दौरान वो चेंज हो रही थी, उस दौरान वो इक्विलिब्रियम में नहीं था। सो आप इस बात को ध्यान में रखें कि इक्विलिब्रियम सिर्फ रेस्ट की कंडीशन के लिए नहीं है, इक्विलिब्रियम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए नहीं है, इक्विलिब्रियम सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है। तो फिर एक्चुअली इक्विलिब्रियम की एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या बनती है? हाँ,
इक्विलिब्रियम की हम एक बाकायदा जो डेफिनेशन है वो बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, उसके बाद इसकी टाइप्स को कैटेगराइज करेंगे और इसकी एग्जांपल साथ साथ आपको बताएंगे। ओके, जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपके सामने है। एक बॉडी को कहा जाता है कि वो इक्विलिब्रियम में है कब? जब उसका लीनियर, आप यहाँ पे ट्रांसलेशनल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हालांकि लीनियर एक टाइप है ट्रांसलेशनल की, लेकिन एक डेफिनेशन के तौर पर डिस्कस हो जाता है। अगर उसका लीनियर और एंगुलर दोनों एक्सेलरेशन ज़ीरो हों। सो कंप्लीट इक्विलिब्रियम तब होती है जब किसी सिस्टम में दोनों एक्सेलरेशन ज़ीरो हों, लीनियर भी और एंगुलर भी। मैंने पहले कहा आप लीनियर के अल्टरनेट वर्ड में ट्रांसलेशनल यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेस्ट बाजों का ट्रांसलेशनल को कहा जाता है। तो ये एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम की आपके पास डेफिनेशन है। अब इक्विलिब्रियम को कैटेगराइज कर रहे हैं। ये तो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम जब दोनों चीज़ें होंगी, यानी ए भी ज़ीरो होगा और अल्फा भी ज़ीरो होगा। बाज़ कंडीशंस ऐसी आएंगी कि जिसमें आपके पास ए तो ज़ीरो होगा लेकिन अल्फा ज़ीरो नहीं होगा, बाज़ों का अल्फा ज़ीरो होगा लेकिन ए ज़ीरो नहीं होगा, और बाज़ों का दोनों ज़ीरो नहीं होंगे। तो देखना पड़ेगा क्या हमारा सिस्टम एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में है, या ट्रांसलेशनल में है, रोटेशनल में है, या दोनों में नहीं है। सो ये चेक कर लेंगे हम उसकी सूरत हाल के अकॉर्डिंग। तो हम पहले इक्विलिब्रियम को उसकी बेसिक डेफिनेशंस में, बेसिक टाइप्स में हम डिवाइड करने लगे हैं, जिसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आमतौर पर बुक भी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वो लिख देती है जो एक्चुअली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। तो ये एक बेहतर डेफिनेशन है कि ऐसा एक बॉडी जिसका लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, देन हम कहेंगे कि इट इज़ सब्जेक्टेड अंडर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है और रोटेशनल क्या है, अब हम इनको बताने लगे हैं आपके सामने। If a body is at rest or moving with uniform velocity, अगर एक बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो हम कहते हैं ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो आप ज़रा कंप्लीट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में देखें कि लीनियर एक्सेलरेशन अगर बॉडी का ज़ीरो हो तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। सो यू कैन से दिस implies that, ऐसा भी देखना आएगा, दिस implies that for ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सिस्टम का एक्सेलरेशन ये ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम का, या बॉडी है तो बॉडी का, सिस्टम है तो सिस्टम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये देखें, अगर सिर्फ ये वाली कैटेगरी आपको मिलती है तो बॉडी के बारे में कहा जाएगा कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब ज़रा एग्जांपल आपके सामने देखते हैं कि देखें बेटा, अगर बॉडी रेस्ट पे हो तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो। चैप्टर 3 में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन आप वैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन कब कब ज़ीरो होता है, रेस्ट के लिए भी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी। होपफुली आप गेट कर गए होंगे। लेकिन बेटा अब इसको हम मज़ीद कैटेगराइज कर सकते हैं रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों के केस में। अब ज़रा देखिएगा इधर कि अगर हम इसको मज़ीद कैटेगराइज करते हैं तो क्या हम इसको इस तरह से बता सकेंगे। एक टाइप यहाँ पे डिस्कस होगी
यू कैन से टाइप, यू कैन से सब टाइप। तो बाज़ दफ़ा इसको टाइप कहा जाता है, बाज़ों का सब टाइप कहा जाता है। तो आप इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, आप जनरली उसको डिस्कस कर लें। एक का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरी का नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट पे, यानी अगर एक बॉडी एट रेस्ट है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यकीनन एक्सेलरेशन उसमें जीरो है, लेकिन बाय डेफिनेशन अब ये हमारी वर्डिंग बनती है। जैसे मेज पे रखी एक किताब, जैसे चाय का एक पड़ा हुआ कप, जैसे ग्राउंड पे एक पड़ा हुआ फुटबॉल, जैसे सड़क पे पड़ा हुआ एक पत्थर, जैसे एक बाज़ार में या चौक में लटका हुआ एक मुजस्मा, ये सारी चीज़ें रेस्ट पे हैं। और आप अगले चैप्टर में आपको बताई जाएगी कि ये किसी बॉडी की रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म है, लेकिन फ़िलहाल हम इस कैटेगरी में नहीं जाते। याद रखें, अगर हम इस यूनानिमस सिस्टम की बात करें, इस यूनिवर्सल लेवल पे बात करें, तो कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। अल्लाह ने हर चीज़ को हरकत में, यानी जिस ज़मीन को हम रेस्ट समझ रहे हैं ये खुद रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। ये हमारा सारा जो सिस्टम है, ये हमारा जो डार्क मैटर से बना हुआ स्पेस है, ये खुद एक्सपेंड कर रहा है, तो कोई भी चीज़ रेस्ट में तो है ही नहीं। बहरहाल ये ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट मानी जाती है, ठीक है। जैसे मैं इस वक्त अगर खड़ा हूँ अपनी जगह पे, तो मैं इस वक्त स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हूँ, समझ गए आप। लेकिन आप सब के लिहाज से, इन ऑब्जर्वर्स के लिहाज से रेस्ट में है, ठीक है। तो बहरहाल अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और दूसरी तरफ अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे सपोज कर लें कि एक बिल्कुल सीधा रोड है और उसमें एक कार है, और कार अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर एक रफ्तार से मूव कर रही है, उसमें कम या ज़्यादा रफ्तार नहीं हो रही, तो आप कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। और किस में है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो ये दोनों बेसिकली ट्रांसलेशनल की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि दोनों के लिए आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अब आइए ज़रा इस तरफ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कंप्लीट इक्विलिब्रियम के इस हिस्से से आपको मिल जाएगी। अगर एक बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, मीन्स के एंगुलर वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन फिर रेस्ट के लिए क्या आपको अलग से बताना पड़ेगा? इसलिए इक्विलिब्रियम की टाइप्स बताते हुए कन्फ्यूजन बाज़ात मुख्तलिफ हैंडबुक्स ने भी की हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताता चलूँ कि अगर आप कैटेगराइज करते हैं स्टैटिक और डायनामिक में, और आगे डायनामिक को डिवाइड करते हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में, तो बाज़ औक़ात आप इसको भी करेक्ट कह लेते हैं। लेकिन इन टाइप्स को किसी की सब टाइप होने में कोई आपको इसमें एरर नहीं आएगा। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हम डेफिनेशन जस्ट इस तरह कर दें कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, तब भी ये डेफिनेशन करेक्ट है। तो अगर आप इसी हिस्से से लेना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पे डेफिनेशन है, अगर एक बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर अल्फा ज़ीरो है, तो आप कहेंगे कि उसकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में वो आ रही है। अब बच्चों आप ये भी कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट फॉर a body rotating with uniform angular
वेलोसिटी, यानी अगर एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वो इक्विलिब्रियम रोटेशनल में है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ये चैप्टर 5 में इसकी सारी डिटेल आएगी। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक पंखा अगर यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से स्पिन कर रहा है उसके पर, तो आप कहेंगे कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। जैसे हमारी ज़मीन स्पिन कर रही है तो इसकी एंगुलर स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही, तो ये रोटेशनल। और अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो फिर तवाज़न आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। होपफुली यू गेट इट। अब बच्चों, ये यहाँ तक हमने क्या किया, मैं आपको स्क्रीन पर ये आपको दिखा रहा हूँ कि हमने सबसे पहले डिफाइन किया इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम की टाइप्स, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में इसको पूछा। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, तो आप बता सकते हैं। और अगर आपसे स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम यानी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों हो तो फिर आपके पास ए और अल्फा दोनों को ज़ीरो होना ज़रूरी है। लास्ट पे हम इक्विलिब्रियम के लास्ट पे हम आपको कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे बना के देंगे बतौर असाइनमेंट, और आपको बताना होगा कि इस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, और अगर है तो किस टाइप में। तो देन आप इस आइडिया को और ज़्यादा बेहतर तौर पर गेट करेंगे। होपफुली आप इक्विलिब्रियम की बुनियादी टाइप्स पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो कर चुके होंगे। तो चलते हैं हम अपनी पहली इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और इसके लिए अप्लाई होने वाली कंडीशन पर, जिसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बाज़-औक़ात ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और मैं आपको बताऊं वो इस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए होती है, और सेकंड कंडीशन रोटेशनल के लिए होती है। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो तो फिर समझ जाएं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम इसको चलते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ। देखें बेटा, कंडीशन का लिटरेरी मीनिंग क्या है? शर्त। आपको अगर कहा जाए कि हम कॉलेज में आपको रीएडमिशन आपका कर लेते हैं लेकिन कंडीशन ये है, तो बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह इक्विलिब्रियम की कंडीशन से मुराद है कि अगर ये रिक्वायरमेंट ना हुई तो इक्विलिब्रियम में वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो आप अब दोनों इक्विलिब्रियम्स को दो डिफरेंट कंडीशंस में देखेंगे, और अब हम इसको शुरू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसको हमने एक क्वेश्चन बना लिया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, डिस्कस अबाउट कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो आपको बताता चलूं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, और बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की ज़रा डेफिनेशन आप समझें तो आप क्या कहेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ज़रा याद कर रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होता है? यकीनन जब किसी सिस्टम पे लगने वाली टोटल फोर्स ज़ीरो हो, क्योंकि अगर सिस्टम या बॉडी इज़ सब्जेक्टेड अंडर सम फोर्स तो फिर एक्सेलरेशन लाजमी पैदा होगा, और अगर एक्सेलरेशन पैदा होगा तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारी कंडीशन है इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन की डेफिनेशन ये हुई कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाली या अगर किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ये भी कह सकते हैं द वेक्टर सम। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन को पहले लिखते हैं। मैंने आपके सामने लिखा, दिस इज फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या डेफिनेशन है? द वेक्टर सम, आप अलजेब्रिक सम भी कह सकते हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी या सिस्टम, दोनों के लिए हो सकता है, मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट मैथमेटिकली सिग्मा एफ इज इक्वल टू
0। और ये साइन समेशन को बताता है, सम ऑफ वैल्यूज को बताता है। द साइन कैपिटल सिग्मा है, इज यूज्ड फॉर समेशन सम ऑफ वैल्यूज। क्या है बेटा डेफिनेशन कि अगर एक बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस ऐड होके जीरो हो जाएं, ठीक है, ऐड होके जीरो हो जाएं, तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन है। और फर्स्ट कंडीशन किसके लिए है, आपके सामने बता दिया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल को या एक बॉब को रस्सी की मदद से किसी रिजिड सपोर्ट से बांध दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये बॉब अपनी रेस्ट पोजीशन को बरकरार रखे हुए है और इसमें यकीनन एक्सेलरेशन 0 है। आप नोट करें इस बॉब का जो वेट है W इज इक्वल टू mg, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वेट एक फोर्स का नाम है। और दूसरी तरफ इस रस्सी में या धागे में आने वाला तनाव, टेंशन, ये अपवर्ड है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वेट डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड, ये दोनों ऐड होके टेंशन प्लस वेट इज इक्वल टू रिजल्ट क्या दे रहे हैं, 0। अगर हम इनका वेक्टर सम करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। और अगर ये रिजल्ट 0 आ रहा है तो फिर बात समझ आई कि फोर्सेस का सम 0 होने पर ये इसका एक्सेलरेशन 0 है और ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई कैंची से इस धागे को काट दे तो सिर्फ वेट की फोर्स उसके ऊपर अगर लग रही होगी तो फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, फिर ये फ्री फॉल मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो फिर ये इक्विलिब्रियम से निकल जाएगा बाहर। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 थी, एग्जांपल नंबर 2 देख लें। एग्जांपल्स बेशुमार हैं, आप कर सकते हैं। एक रोड पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक पत्थर पड़ा है, अभी तक ये अपनी हालत को बरकरार रखे हुए है। इसका वेट किधर है, डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg। और जब पत्थर या ऑब्जेक्ट को जमीन पे रखा जाए तो एक सरफेस नॉर्मल फोर्स अप्लाई करती है जिसको रिएक्शनल फोर्स कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। आप अगली क्लासेस में, हम अगली लेक्चर्स में आपको बताएंगे टेंशन किसको कहते हैं, नॉर्मल फोर्स क्या होती है। बस फ़र्क याद रखना है, जब किसी ऑब्जेक्ट को लटकाया जाए किसी रोप की मदद से तो वेट के ऑपोजिट टेंशन एक्ट करती है, और जब किसी सरफेस पे रखा जाए तो वेट के ऑपोजिट नॉर्मल फोर्स है। आप नोट करें, वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं तो फोर्सेस का सम क्या आ रहा है, 0। ये इक्विलिब्रियम में है। अब क्या करते हैं कि आप लेफ्ट से राइट एक फोर्स और लगाते हैं, F1 जो है 10 न्यूटन। क्या अब फोर्सेस का सम 0 है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। आप सपोज कर लें फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन को फिलहाल शामिल नहीं करते चलें, क्योंकि वैसे तो फ्रिक्शन भी एक अपोजिंग फोर्स है, लेकिन हम फ्रिक्शन को भी शामिल नहीं करते। तो क्या अब इक्विलिब्रियम में इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें F1 के ऑपोजिट F2 फोर्स लगानी पड़ेगी, 10 न्यूटन। तो आप देखें ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और फोर्सेस का सम क्या आ गया, 0। होपफुली आप इसको समझ चुके होंगे कि बेटा अगर आपके पास किसी सिस्टम पे लगने वाली या किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि तब तक ही एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। लेकिन ये इन दो एग्जांपल्स के अंदर हमने सिर्फ देखा कि ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं वो लाइन पे लग रही हैं, जैसे ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड एक लाइन पे। इधर आपने देखा F1 एक्स एक्सिस पे, F2 उसके ऑपोजिट, तो ये फोर्सेस भी लाइन पे लग रही थी एक दूसरे के ऑपोजिट। तो हर दफा ऐसे नहीं होता, हर दफा ऐसे नहीं होता, तो हम एक इसकी छोटी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो अगर फोर्सेस लाइन की बजाय प्लेन में लग रही हों तब हम इस बात को किस तरह करेंगे, तो याद रखिए हम एक
अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस लाइन पर लगने की बजाय प्लेन में लग रही हों, यानी कोप्लेनर फोर्सेस हों, तब इक्विलिब्रियम किस तरह आएगी। पहले एक छोटी सी एग्जांपल को देख लें ताकि आप अपनी बात को अंडरस्टैंड कर सकें। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस बॉडी पर एक फोर्स F1 लग रही है, F1, और इस वक्त ये फोर्स x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। आप देख रहे हैं कि ये फोर्स एक्स वाई प्लेन के दरमियान है, इसका एक x कंपोनेंट F1x और एक इसका y कंपोनेंट F1y। ये दो कंपोनेंट्स इसके आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके ऑपोजिट एक फोर्स और ले लें F2, और इसके भी कंपोनेंट्स बनाए, आपको एक आसान सादा केस में देखा कि F2 का x कंपोनेंट और F2 का y कंपोनेंट। आप नोट करें, दोनों के x कंपोनेंट ऑपोजिट हैं और दोनों के y कंपोनेंट्स ऑपोजिट हैं। तो कोप्लेनर फोर्सेस के लिए अब हम लिखते हैं कि इफ देयर आर coplanar forces acting on a body, this implies that तब for translational equilibrium, तब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए देखिए उन फोर्सेस के x कंपोनेंट्स का सम क्या होना चाहिए, 0। देखें, फर्ज करें इस x कंपोनेंट की वैल्यू है 2 न्यूटन लेफ्ट से राइट, तो इसकी x कंपोनेंट की वैल्यू भी 2 न्यूटन होनी चाहिए राइट से लेफ्ट, ताकि कैंसिल होके 0 हो जाए। और अगर इसका y कंपोनेंट की वैल्यू है 3 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू भी 3 न्यूटन डाउनवर्ड होनी चाहिए, ताकि समेशन ऑफ y कंपोनेंट्स भी क्या आ जाए, 0। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब ऑपोजिट फोर्सेस लाइन की बजाय प्लेन में लग रही हों, ठीक है। अगर फोर्सेस लाइन पे लग रही हैं तो कंपोनेंट्स की तरफ हम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी तो आप कह सकते हैं सर कंपोनेंट्स क्यों नहीं बनाए, तो मेरा जवाब है भाई कंपोनेंट क्यों बनाए, ये तो लीनियर फोर्सेज हैं, ठीक है। तो अब एक आपके पास इस बात को करने के लिए फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। एक ये मिसाल तो जनरली आपको बताने के लिए थी। अब एक एग्जांपल मैं बोर्ड के ऊपर बताता हूँ। कितना टाइम हुआ टोटली ना, तो काफ़ी कटेंगे। सो आपने आंसर करना है आप देखिए F1 और F2 दो फोर्सेस हैं जो आपको दो डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे F1 की मिरर इमेज F2 है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, कोई मसला नहीं। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ कि F1 हमारे पास है 6 न्यूटन और F2y ये भी है 6 न्यूटन, तो आपको नज़र आ गया y कंपोनेंट्स का सम क्या हुआ, 0। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि इसका x कंपोनेंट अगर था 5 न्यूटन और इसका भी फर्ज कर लें था 5 न्यूटन, तो ये x कंपोनेंट्स तो कैंसिल नहीं हो रहे, ये तो दोनों एक डायरेक्शन में है। तो ये तो मिल रहा है, ये नहीं मिल रही। इसका मतलब है इस वक्त टोटल फोर्स x एक्सिस के अलोंग लग रही है और ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा, अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो मैं एक और फोर्स लगाता हूँ F3 अलोंग x एक्सिस ऑपोजिट, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, 5 + 5 = 10 न्यूटन। अब आप देखें ये टोटल x कंपोनेंट्स की वैल्यू इस फोर्स की वैल्यू से कैंसिल हुई क्योंकि ये फोर्स x एक्सिस पे थी, तो टोटल x का सम क्या आ गया, 0, और टोटल y का सम भी क्या आ गया, 0। अब ये इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल में होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आइए
एक्सरसाइज से रिलेटेड 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन जिनमें इन्वॉल्व है उन पे बात करते हैं, क्योंकि आपको ये बात पहले बताई है कि हम एक्सरसाइज को आर्टिकल्स के साथ ही मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकअप करें। तो हम काफ़ी सारे शॉर्ट कर चुके हैं, तो फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड क्या बात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 19th शॉर्ट क्वेश्चन है, A body is said to be in equilibrium या a body is in equilibrium implies that it is not moving nor rotating। क्या एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो मूव या रोटेट नहीं कर रहा? सोचिए, नहीं, ये तो सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात होगी। एक मूविंग ऑब्जेक्ट भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। गो के रोटेशन इज द टाइप ऑफ मोशन, तो आप कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ठीक नहीं है। इक्विलिब्रियम सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं है, तो इसके ए पार्ट का आंसर हम लिखेंगे नो। अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ इक्विलिब्रियम रेस्ट के लिए नहीं होती, बल्कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो आंसर आपके सामने बता रहा हूँ कि बेटा ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे तो बेटा इक्विलिब्रियम डायनामिक भी होती है, आपको पता है। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तब तो इक्विलिब्रियम है ही, लेकिन एक मूविंग ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जिसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, लिहाजा उसकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। आइए इसके बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट की स्टेटमेंट ये है, इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर्म ए क्लोज पॉलीगॉन। एक बॉडी पे कोप्लेनर फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन जब हम उनको ऐड करें तो उनका सम जीरो आता है। क्लोज शक्ल कब बनती है? जब वेक्टर सम क्या है? जीरो। तो क्या हम कहेंगे देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम? क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा? मैं जब भी ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं एक छोटा सा इजाफा करता हूँ इसमें, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि रोटेशनल के लिए कंडीशन और हो जाती है। तो आप अपनी स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर लें, जहाँ पे लफ्ज़ इक्विलिब्रियम लिखा है लास्ट पे, उसके पीछे एक वर्ड लिख लें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तब ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो बी में देखिए स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इस केस में वेक्टर सम फोर्सेस का जीरो आएगा। किस रूल के मुताबिक? राइट हैंड रूल के मुताबिक। आइए देखते हैं किस तरह। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम देखते हैं कि किस तरह ये वेक्टर सम जीरो आता है। ये फोर्सेस हैं जो अरेंज हुई हैं क्लोज पॉलीगॉन की साइड्स पे। क्लोज शक्ल आप जानते हैं किसको कहते हैं? आपने देखा हमने 8 साइड्स ली हैं पॉलीगॉन की, ये 8000 भी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन हेड टू टेल रूल से आप अगर इनको ऐड करेंगे तो फोर्सेस का सम क्या आ रहा है? जीरो। बताइए क्या ये फर्स्ट कंडीशन की सेटिस्फेक्शन हो रही है कि नहीं? क्या फर्स्ट कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? तो यकीनन आप लिखेंगे विच सेटिस्फाई condition for ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बिल्कुल। ये आपका 19th शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। टाइम देखना ज़रा जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ठीक से समझ आ गई होगी। आप इसे बहुत अच्छे से गौर से पढ़ें।
और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको इसका आंसर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसको आप अच्छी तरह समझेंगे तो हम सेकंड कंडीशन पे बात कर सकेंगे, ठीक है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।